नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। अगर मौसम चुनावी हो तो सियासत का खेल बदल जाता है। 2024 के चुनाव के लिए हर दल की कोशिश रणनीति के नए प्रयोग की है, जिससे विरोधियों को उनकी चाल समझ में ना आए। इसका एक मकसद आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाए रखने का भी है। समाजवादी पार्टी इन दिनों कांग्रेस के साथ अपने सियासी संबंधों पर बार बार सफाई दे रही है। इसे सुनकर सबको मुलायम की पुरानी लक्ष्मण रेखा की याद आ रही है, जिसके तहत यूपी में कांग्रेस से दो दो हाथ करने वाली सपा ने तब केंद्र की यूपीए सरकार को मुसीबत के वक्त बड़ा सहयोग दिया था। एटमी डील के मुद्दे पर मनमोहन सिंह सरकार तक बचा ली थी। अब भले ही कांग्रेस और सपा दोनों ही दल विपक्ष में है, लेकिन अखिलेश यादव को एक बार फिर मुलायम के पुराने दांव की जरूरत आ पड़ी है। अब पार्टी कांग्रेस को लेकर संसद के लिए अलग और सड़क यानी सियासी मैदान के लिए अलग नीति पर आगे बढ़ रही है। भाजपा इसे सपा की कांग्रेस से नूरा कुश्ती बताती है, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता के मुद्दे उठाने में वो सबसे आगे है। आज मैं आपको सियासत के इसी समाजवादी दांव पेच की हर बात बताऊंगा। साथ ही बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के उर्दू संस्करण की भी, जिससे जुड़ी किताब अब यूपी में सियासत सातवें आसमान पर है। इस कदम को भाजपा की तरफ से मुसलमानों को रिझाने का दांव माना जा रहा है, तो अखिलेश यादव ने भाजपा की रणनीति पर चुभने वाले तंज किए हैं। इसके साथ ही आज आपको बताऊंगा उस सारस की खबर, जिससे मुलायम के कुछ ही दिनों बाद, मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद एक नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। तो अब बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। जब बात सियासी दंगल की हो तो बरबस यूपी में मुलायम सिंह यादव का जिक्र सामने आ जाता है। अब मुलायम नहीं है, लेकिन उनकी पुरानी रणनीति को सपा रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में विपक्षी खेमे का अगुवा बनने के लिए मुलायम के पुराने धोबी पछाड़ दांव को नए सिरे से आजमाने की तैयारी कर ली। चुनावी पिच पर अखिलेश की नई गुगली। एक फेस तो है अखिलेश यादव। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। चेहरा बनने से इनकार, किंग मेकर बनने पर चुप्पी। ये बात अभी की नहीं है। ये बीजेपी को बताना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए क्या किया है। सपा की नई चाल, भाजपा की पुरानी ढाल। ये न महिलाओं का सम्मान करते हैं, न पिछड़ों का सम्मान करते हैं, न गरीबों दलितों का सम्मान करते हैं। जहां समाजवादी पार्टी वहां पीड़ा है। सपा ने खोली किसानों की किताब, भाजपा से मांगा वादों का हिसाब। बीजेपी के चक्कर मत पड़िए। बीजेपी से पूछिए क्या किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, सिलेंडर महंगे क्यों हैं, महंगाई चरम सीमा पर क्यों है। मुलायम के सबक से 24 फतेह। दिल्ली के दंगल में अखिलेश की धोबी पछाड़। बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव 2024 की चुनावी पिच पर संभल कर तैयारी में जुटे हैं। पार्टी के एक्शन प्लान का खाका नए सिरे से खींचा जा रहा है, लेकिन ऐसा करते वक्त अखिलेश मुलायम सिंह यादव के पुराने सबक का खास ख्याल रख रहे हैं। इसका ट्रेलर तभी सामने आ गया था जब अखिलेश पहले तेलंगाना में बीआरएस की रैली में शामिल हुए, फिर तमिलनाडु में डीएमके नेता स्टालिन से मिले और इसके बाद ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात कर ली। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि यही अखिलेश कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से न्योता आया था, लेकिन सपा प्रमुख ने यात्रा में भागीदारी करने से दूरी बनाए रखी। अब इसकी वजह से पर्दा उठने लगा है।
दिल्ली के दंगल में अखिलेश मुलायम के उस धोबी पछाड़ दांव को आजमाने की तैयारी में है, जिसने कभी मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में समाजवादी विचारधारा के लोगों को सत्ता के ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया था। ये दांव है केंद्र और राज्य की राजनीति में भाजपा के विरोध की सियासत में खुद को प्रमुख दलों में शुमार करवाने का। मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए एक लक्ष्मण रेखा का पालन करती थी। मुलायम राज्य की सियासत में कांग्रेस से दो हाथ करते तो केंद्र की सियासत में वक्त बेवक्त कांग्रेस का समर्थन करते दिखते। ये समर्थन ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष दलों की एकता के नाम पर होता था। हाल के दिनों में सपा जिस लीक पर चल रही है उससे साफ है कि वो एक तरफ यूपी में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, तो दिल्ली में बड़े मुद्दों पर सरकार की मुखालफत में विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस के साथ खड़े होने से भी गुरेज नहीं। अब सवाल है कि क्या केंद्र में गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के जिस महागठबंधन में अखिलेश जुटे हैं, समय आने पर वो उसका चेहरा बनेंगे? जब एबीपी गंगा ने अखिलेश से ये सवाल किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एक फेस तो है अखिलेश यादव। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। अब ये तस्वीर देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की पहल पर बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में सपा पूरी गर्मजोशी के साथ भागीदारी करती दिखी। अब सवाल है कि सपा अध्यक्ष का आखिर 2024 में भाजपा के खिलाफ लड़ाई का एजेंडा क्या है? क्या है इसकी रणनीति और क्या है इसके लिए चक्रव्यूह प्लान? हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें। ये बात अभी की नहीं है। ये बीजेपी को बताना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए क्या किया है। अखिलेश अपनी रणनीति को लेकर साफ इशारा कर रहे हैं कि वो डबल इंजन सरकार के हर वादे का भाजपा से हिसाब मांगेंगे, जबकि भाजपा कह रही है कि जनता की नजरों में अब अखिलेश को लेकर कोई उम्मीद नहीं दिखती। जिस तरीके से 2024 की बीजेपी तैयारी करी, समाजवादी पार्टी भी तैयारी करी, अब हर बूथ पर यूथ को जोड़ेंगे। अब ये उनका काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। बीजेपी ही जीतेगी। उधर अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा से एक नहीं बल्कि 17 बजट का हिसाब मांगेंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के काम पर आर पार के सवाल होंगे। भाजपा इस पर भी पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी के लोग कुछ जानते नहीं है, न कुछ काम करना चाहते हैं, न मदद करना चाहते हैं। इन्हें हिसाब देना पड़ेगा 17 बजट का, 10 दिल्ली के बजट और 7 ये बजट। कितने बजट हो गए? 17 बजट का इनके पास हिसाब नहीं है, इसीलिए उल्टी बातें कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में 6 महीना पहले सरकार बना रहे थे और उन्होंने अनाउंस भी बड़े बड़े मंचों से कर दिया था कि मेरी सरकार आ रही है, और उसके बाद प्रदेश की जनता ने उनको क्या सबक सिखाया है, तो उससे उनको समझ लेना चाहिए। और 2019 में सपा और बसपा, उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हासिल हुई है, तो प्रदेश की जनता विकास चाहती है। साफ है कि मुकाबला आर पार के दौर में बढ़ रहा है, इसलिए अब अखिलेश की पूरी कोशिश रणनीतिक उलझन को खत्म करने की है। वे केंद्र और राज्य दोनों की सियासत में संतुलन साध रहे हैं, इसलिए भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस को निशाने पर भी लेते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों पर उसे सहयोग भी देते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी रणनीति में केंद्र और राज्य की सियासत के लिए अलग अलग लीग तय कर रखी थी, जिससे विरोधियों को उलझाया जा सके। अब उसी धोबी पछाड़ दांव का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि क्या थी मुलायम सिंह यादव की वो नीति जिस पर अखिलेश इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य की सियासत को लेकर सपा की रणनीति में अंतर को समझिए। मुलायम की नीति क्या थी और जिस नीति पर अब अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, जरा उसको समझिए। मुलायम ने खींची थी सपा की सियासी लक्ष्मण रेखा,
और यही रेखा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग नीति, केंद्र में मुद्दों के आधार पर सहयोग, राज्य में विरोध, यह मुलायम सिंह यादव की रणनीति थी। अखिलेश ने साफ किया, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, संसद में मुद्दों के आधार पर दे सकते हैं साथ। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक में लगातार शामिल हो रही है समाजवादी पार्टी। रामगोपाल यादव कई बार विरोधी दलों की बैठक में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने नीति साफ कर दी है कि संसद में सरकार का विरोध अलग मामला है, बड़े मुद्दों पर विरोधी दलों के साथ आने की परंपरा कायम रहेगी। यह भी अखिलेश यादव ने कहा। सदन में सहयोग और गठबंधन का मामला आपस में अलग अलग है। 2024 के चुनाव और मौजूदा स्थिति के लिए अलग अलग नीति अपनाई जाएगी। सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस स्थिति को साफ कर दिया था। तो यह है मुलायम सिंह यादव की वही रणनीति जिस पर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। सियासत में कौन सा मुद्दा कब केंद्र बिंदु में आ जाए कहना मुश्किल है। भाजपा पर हमला बोलने के लिए समाजवादी पार्टी छुट्टा जानवरों और खासकर सांड का सहारा लेती रही है, लेकिन अब उसने सारस के बहाने योगी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। दरअसल पिछले दिनों रायबरेली दौरे के दौरान अखिलेश आरिफ नाम के एक ऐसे शख्स से मिले थे जिसने एक घायल सारस की जान बचाई थी। यह सारस आरिफ से इस कदर प्यार करता है कि आरिफ जहां भी जाता वो उसके साथ चला आता था। सोशल मीडिया में भी आरिफ की तस्वीरें सुर्खियों में रही, लेकिन 2 दिन पहले सारस को वन विभाग की टीम ने आरिफ से जब्त कर लिया और अब अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। यूपी की सियासत में सारस वाला युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले सारस को पक्षी विहार भेजने पर सियासत हुई और उसके बाद जब सारस पक्षी विहार से गायब हुआ तो सियासी बयानों ने फिर माहौल गर्म कर दिया। दरअसल मंगलवार को वन विभाग की टीम अमेठी में आरिफ के घर पहुंची थी और सारस के राजकीय पक्षी होने का हवाला देते हुए उसे रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार ले गई, लेकिन कुछ ही घंटे के भीतर सारस वहां से गायब हो गया। जैसे ही यह सूचना अखिलेश यादव तक पहुंची, उन्होंने फिर एक बार सारस के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेर लिया। अखिलेश ने ट्वीट किया, यूपी के राज्य पक्षी के प्रति ऐसी सरकारी लापरवाही एक गंभीर विषय है। भाजपा सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी चाहें तो लापता सारस का कोई नामकरण भी कर दें, लेकिन उसे ढूंढकर उसकी जान जरूर बचाएं। वो सारस भी पूरे यूपी को वैसे ही प्रिय है जैसे मुख्यमंत्री जी को गोलू। हालांकि सियासत रफ्तार पकड़ती उससे पहले ही सारस मिल गया। पक्षी विहार के पास के ही एक गांव के लोगों ने सारस को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। अखिलेश यहां भी नहीं रुके, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यूपी के पक्षी प्रेमी बी सैया नामक गांव को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने सारस को बचाया, खिलाया पिलाया और वो काम कर दिखाया जिसमें यूपी की सरकार नाकाम रही। सच तो ये है कि प्रेम से बड़ी सत्ता और कोई हो ही नहीं सकती। भाजपाई अगर समय रहते ये समझ लें तो शायद उनके अंदर की नफरत कुछ कम हो जाए। सरकार को घेरा नहीं, जब उसको तकलीफ थी, पैर टूटा, चोट लगी और बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो आरिफ ने, और पिछले कई दिनों से आरिफ ने उसकी सेवा की और सेवा की वजह से उससे लगाव हो गया। सरकार को क्या सूझा कि सारस को उठा ले गए? अगर उठा ले गए थे तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वन विभाग की बनती है कि उसकी सेवा करते। अब वो चला गया कहीं, जाने के बाद अगर गांव के लोगों ने उसकी सेवा न की होती, पकड़ करके सुरक्षित न रखा होता, कुत्ते दौड़ा रहे थे, कुत्तों से न बचाया होता, तो आज क्या स्थिति होती? उनको कोई ना कोई ट्वीट करना है, आप लोगों को उनके ट्वीट पे सवाल करना है। जो भी मतलब कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है वन विभाग ने किया है। यद्यपि मुझे इस पूरे विवरण की जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्यों कहा है, कैसे कहा है, उनका क्या उद्देश्य था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों में फंसने की जगह वो जनहित की बातें उठाएं। सारस से बिछड़ने का जितना आरिफ और उसके परिवार को गम है, उतना ही सियासी दुख अखिलेश यादव को भी है। बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो जिससे भी मिलने जाते हैं सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है। अखिलेश ने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि कुछ दिन पहले वो आरिफ और सारस की दोस्ती देखने उसके घर पहुंचे थे। इसी तरीके से आप कोई
मान लो बिस्किट भी खिलाता है, कोई दाना खिलाता है। पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी मोर को अपने घर पे खिला रहे थे। क्या आपका ट्वीट भी बहुत सुर्खियों में था। क्या ये वन विभाग के लोग मोर को ले आएंगे वापस? मंत्री को जानते ही नहीं है। मंत्री को जानते होते तब तो कुछ बताते। अरे जब उसके पैर पे चोट थी तो क्यों नहीं उसकी मदद करने गए? अगर वो मंत्री जानते होते, इटावा में सारस संरक्षण के लिए केंद्र बन रहा था, उसका बजट क्यों खा गए ये बीजेपी के लोग? सारस मित्र बनाए थे समाजवादी सरकार में, वो सारस मित्रों का मानदेय क्यों खत्म कर दिया? बेहतर हो अखिलेश जी इस प्रकार की टिप्पणियां ना किया करें। कुछ हुआ होगा तो सरकार उसकी जांच कर लेगी। अखिलेश जी का रिकॉर्ड इस मामले में ऐसा अच्छा नहीं है कि वो सारस के विषय में एक घटना को लेकर के और टिप्पणी, इतनी बड़ी टिप्पणी करें। वन्य जीवों के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में जितनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी किसी की सरकारें रही ही नहीं। अखिलेश ने सारस के मुद्दे पर मोर्चा खोला तो शिवपाल यादव भी साथ खड़े हो गए। शिवपाल ने कहा, भाजपा की नींव ही अलगाव की रही है। जीव जंतुओं को जिसने देखिए आरएफ ने उसे पाला, आरएफ को कितना मानता था, वो आरएफ के साथ चलता था, तो वो तो देखिए जीव जंतु था। अब उसको भी अलग, उसी तरीके से तो पूरे देश में अलगाव पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, हर वर्ग को बांटना चाहती है। सारस पर सियासी जंग एक तरफ और जिस आरिफ से सारस का साथ छूटा है उसका दुख दूसरी तरफ। सारस से दोस्ती करने वाले आरिफ को उम्मीद है कि एक न एक दिन सारस उसके पास जरूर पहुंच जाएगा। मेरी जुबान का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो एक इंसान से दोस्ती कर बैठा। मेरा दोस्त था, उसको हम पाले नहीं थे, वो सिर्फ मेरे साथ रहता था कुछ पलों के लिए। जब उसका दिल करता था वो जंगल चला जाता था, जब उसका दिल करता था मेरे पास आ जाता था। ना हमने उसे कभी बंधक बनाया था और ना ही कभी उसे बांध के रखा हुआ था, ना कभी उसको आने जाने के लिए कहीं मना करते थे हम। सारस और आरिफ के बीच अब दूरियां बढ़ गई हैं। कानून के दायरे ने दोनों को अलग कर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर आरिफ से लगाव रखने वाला सारस पक्षी विहार से उड़कर कहीं और चला गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के करीब दिख रहे जनता दल यूनाइटेड ने यूपी में बड़ा सियासी दांव चला है। उसने पश्चिमी यूपी से आने वाले अपने नेता केसी त्यागी को हटाकर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। इसे लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में जेडीयू का बड़ा कदम माना जा रहा है। धनंजय 2 बार विधायक और 1 बार जौनपुर से सांसद रह चुके हैं। पूर्वांचल में उनकी गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। माना जा रहा है कि यूपी की कुर्मी बाहुल्य सीटों पर इस बार धनंजय सिंह की अगुवाई में जेडीयू दमदार उम्मीदवार उतारेगी, ताकि एक बड़ा संदेश दिया जा सके। क्योंकि धनंजय सिंह पूर्वांचल से आते हैं और अगर अगड़ी जाति का कोई नेता पिछड़ी जाति के नेताओं को लामबंद करने की कोशिश करे तो यह जेडीयू को लगता है कि यह दांव यूपी में मुफीद साबित हो सकता है। यूपी की जमीन पर सियासी फसल तलाशने वाले जेडीयू ने पूर्वांचल में बड़ा दांव चल दिया है और इसका प्रमाण है पार्टी के पदाधिकारियों की ये नई चिट्ठी, जिसमें 18वें नंबर पर है बाहुबली छवि के नेता धनंजय सिंह का नाम। दरअसल बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की नजर उत्तर प्रदेश पर है। यही वजह है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पश्चिमी यूपी से आने वाले केसी त्यागी को जगह नहीं मिल पाई, जबकि पूर्वांचल की राजनीति में जाने माने चेहरे धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। नीतीश कुमार पहले ही यूपी में सियासी हाथ आजमाने का ऐलान कर चुके हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के साथ जेडीयू के गठबंधन की चर्चा भी हुई थी। ऐसे में अब यूपी की जमीन पर जेडीयू नई तैयारी के साथ अपने पांव मजबूत कर रही है। यही वजह रही कि केसी त्यागी की जगह धनंजय सिंह पर दांव खेला गया। धनंजय सिंह पूर्वांचल के जौनपुर जिले से आते हैं। धनंजय 2 बार विधायक और 1 बार जौनपुर से ही सांसद रह चुके हैं। धनंजय ठाकुर जाति से आते हैं और जौनपुर में अपनी जाति के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसी का नतीजा है कि धनंजय सिंह जिस मल्हनी सीट से चुनाव लड़ रहे थे
वहां पर 2022 के चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त हो गई थी। इस सीट से सपा जीतने में सफल रही थी, लेकिन धनंजय ने जेडीयू के टिकट पर लड़कर अपना दम दिखा दिया था। यूपी में जेडीयू इकलौती यही सीट थी जिस पर अपनी जमानत बचाने में कामयाब रही थी। उत्तर प्रदेश में जेडीयू को अपने राजनीतिक विस्तार की काफी संभावनाएं दिख रही हैं और सामाजिक समीकरण उसे अपने अनुकूल दिख रहा है। बिहार से सटे यूपी के जिलों में कुर्मी समुदाय की बड़ी आबादी है। इसके अलावा अति पिछड़े समुदाय की भी अच्छी खासी तादाद है। इसके चलते जेडीयू नीतीश को 2024 के चुनाव में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी धनंजय सिंह के जरिए जेडीयू पूर्वांचल में ठाकुर और कुर्मी वोटों का समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। अगर सपा से जेडीयू का गठबंधन होता है तो जौनपुर सीट जेडीयू के कोटे में देने से अखिलेश हिचकेंगे नहीं। वैसे भी जौनपुर में मौजूदा वक्त में बसपा का सांसद है। जेडीयू जो है उसने धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। यूपी में कुर्मी वोटर्स बहुत हैं, क्या इसके सहारे वो 2024 में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जेडीयू मतलब मुझे तो लगता है बिहार में कहीं नहीं बचेगी और उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही नहीं। धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर भाजपा के कोर वोट बैंक ठाकुर समुदाय में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। इसके अलावा कुर्मी मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं, जिसे नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाजपा ने धनंजय सिंह की आपराधिक छवि को उछालना शुरू कर दिया है। इस वक्त ये जो जदयू है, ये मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी के नियंत्रण में भी नहीं है। इस पर जो है परोक्ष रूप से जो अपराधियों के साथ जिनके गठबंधन रहे हैं, राजद के नियंत्रण में है, ऐसा मुझे लगता है। 24 के चुनाव के लिए हर सियासी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहा है। सपा की एक बड़ी कोशिश पूर्वांचल के कुर्मी वोटर को अपने पाले में लाने की है और यही वजह सपा और जेडीयू को साथ ला सकती है, जिसका असर भाजपा के लिए चुभने वाला हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में भाजपा के नेताओं पर नए राजनीतिक महाभारत का आगाज हो गया है। इसके सेंटर में है मुस्लिम वोट बैंक। दरअसल भाजपा ने मुस्लिम बहुल्य इलाकों में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के उर्दू अनुवाद की 1 लाख कॉपी बांटने का फैसला किया। पार्टी के नेता इसको लेकर अल्पसंख्यक वोटरों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश सपा को चुभ गई। खुद अखिलेश यादव ने भाजपा की इस पहल पर हल्ला बोल दिया। भाजपा की सबसे ज्यादा नजर यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 14 उन सीटों पर टिकी हैं जहां पार्टी की 2019 में हार हुई थी। ये तमाम सीटें मुस्लिम वोटरों के लिहाज से बेहद असरदार हैं। इसलिए अब यहां भाजपा ने पीएम मोदी का संदेश उर्दू में पहुंचाने की तैयारी की है। इसको हम रमज़ान में ही इसको शुरू करेंगे, क्योंकि रमज़ान के मुकद्दस महीने की बात भी इसमें है, G20 की बात इसमें है। उर्दू में ही छपवाई आपने, खास मकसद? मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको उन लोगों तक पहुंचाऊं जहां हमारी पहुंच नहीं है। ऐसे 14 लोकसभा और जो मुस्लिम बाहुल्य ज़िले हैं उनमें फोकस करके हम जहां जहां उर्दू के अखबारात जाते हैं या उर्दू के राइटर हैं उन तक इस किताब को पहुंचाने का काम करेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने हारी हुई 14 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 2022 के संस्करण को उर्दू में छपवा कर बांटने की तैयारी की है। इसके जरिए पार्टी की कोशिश मुस्लिम समाज के लोगों और मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच पीएम के मन की बात पहुंचाने की है। 14 हारी हुई सीटों को जीतने का भाजपा का 3M फॉर्मूला। भाजपा का 3M यानी मोदी, मुस्लिम और मन की बात प्लान। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी पीएम मोदी के मन की बात के पिछले साल के कुल 12 संस्करणों की किताब उर्दू में छपवाने जा रहा है। इन 14 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात है 2022 में जो 12 एपिसोड हुए उसको उर्दू में छपवाया गया है, एक किताब बनवाई गई है और उन किताब की 1 लाख प्रतियां जो हैं वो इन 14 लोकसभा सीटों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं,
जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम जो शायर हैं, राइटर हैं, उनको और जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनके बीच बांटा जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा रमज़ान के इसी महीने में इसकी शुरुआत करने जा रहा है। इसके जरिए कोशिश यही है बीजेपी की कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस तक पहुंचा जाए। भाजपा रमजान के महीने में ये बड़ी सियासी पहल कर मुस्लिम समुदाय के बीच नए सिरे से पैठ बनाने में जुटी है। अब इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुभने वाला हमला बोला है। अखिलेश के मुताबिक उर्दू प्यार की भाषा है, इसलिए भाजपा के लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आएगी। अरे उर्दू में बोलने से क्या, इनको उर्दू इसलिए समझ में आएगी क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की भाषा है, उर्दू हमें प्रेम सिखाती है, इसलिए भाजपाइयों को उर्दू समझ में नहीं आएगी। भाजपा ने इससे पहले पसमानदा सम्मेलन से लेकर सूफी सम्मेलन तक का आयोजन किया। इन तमाम कोशिशों के पीछे मुस्लिम वोटों को अपने पाले में एकजुट करने का मकसद रहा है। अब ये नया दांव माहौल को सरगर्म कर रहा है। देखिए, इसका असर 14 सीटों पे ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश हो या मुस्लिम इलाके, वहाँ समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और उनके चेले चपाटों ने जो माफिया पैदा किए थे वो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में या तो जेलों में चले गए हैं या यूपी और ऐसे स्टेट छोड़ के भाग गए हैं। इसलिए अब खौफ का माहौल खत्म हुआ है। भाजपा बार बार दोहरा रही है कि उसकी कोशिश रंग लाएगी और मुस्लिम समाज उसके पक्ष में मजबूती से एकजुट होगा। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है और उसी के तहत हम भी सबके बीच पहुंचे, सबसे बात करें, सबसे संवाद करें और मन की बात सब तक पहुंचाएं, ये लक्ष्य रखें। साफ है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम वोट बैंक की धुरी पर चुनावी संग्राम और तेज होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राहुल पर गुजरात के सूरत के कोर्ट ने मानहानि के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इस पर सियासी बवाल मच गया है। पार्टी के नेता इसे विपक्ष को दबाने की कोशिश बता रहे हैं, तो विपक्ष के कई दल राहुल के पक्ष में लामबंद हो गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में एक चुनावी सभा में पीएम मोदी पर निजी हमला बोला था। इसके खिलाफ सूरत की एक निचली अदालत में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। हम तुम्हारे साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने जो बात कही थी, उस मामले में कोर्ट का फैसला कांग्रेस नेताओं को बुरी तरह चुभ गया है। मानहानि मामले में कोर्ट ने न सिर्फ राहुल गांधी को दोषी ठहराया बल्कि 2 साल की सजा भी सुना दी। हालांकि राहुल को फौरन जमानत भी मिल गई। राहुल के खिलाफ सूरत की कोर्ट में ये शिकायत भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने की थी। राहुल गांधी ने बयान दिया था, भाषण किया था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी दो कितने मोदी निकलेंगे। कई न्यायालयों के अंदर, कई राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए और मुझे बड़ी खुशी कि आज इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी को सूरत के न्यायालय ने सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में मौजूद रहे। वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए आखिरी बार अक्टूबर 2021 में पेश हुए और खुद को निर्दोष बताया, लेकिन कोर्ट ने राहुल को दोषी माना। अब राहुल को न सिर्फ सजा हुई है बल्कि उनकी सांसदी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी खतरा मंडराने लगा है। सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी को अगर प्रशासन लोकसभा सचिवालय को भेज देता है तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के उसे स्वीकार करते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। यही नहीं, सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक राहुल कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी राहुल की राजनीति पर 8 साल के लिए पूर्ण विराम लग सकता है। यूपी में हाल ही में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और विक्रम सैनी को भी ये झटका झेलना पड़ा है। वो चाहते हैं राहुल गांधी आवाज बंद कर दें, लड़ाई बंद कर दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष बंद कर दें, तो फिर वो राहुल गांधी के डीएनए को नहीं जानते।
यह संघर्ष और प्रखर होगा, सत्य की लड़ाई और मजबूत होगी। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। हालांकि अपनी सदस्यता बचाने के लिए राहुल के पास अभी मौके हैं। वो हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया तो राहुल की सांसदी बच जाएगी और अगर हाई कोर्ट स्टे नहीं देता है तो राहुल को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सूरत में राहुल को सजा मिली तो वो सीधे दिल्ली पहुंचे। यहाँ एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। राहुल घर पहुंचे तो उनके घर के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच राहुल ने भगत सिंह वाला दांव चला। उन्होंने ट्वीट किया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत माँ के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है। इनकलाब जिंदाबाद। राहुल ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही बात को लिखा। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल के सियासी भविष्य पर आंच आई तो बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतर आई। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। राहुल को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हुई तो दिल्ली से यूपी तक सियासी पारा चढ़ गया। अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में खड़े हो गए और ट्वीट किया, देश की मानहानि, जनता की मानहानि, सौहार्द की मानहानि, संविधान की मानहानि, अर्थव्यवस्था की मानहानि। भाजपा पर ऊपर लिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधने वाली भाजपा विपक्ष की ताकत से डर गई है। राहुल को हुई सजा पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है क्योंकि बार बार कोर्ट के जज बदले जा रहे थे। उधर दिल्ली के सीएम और कांग्रेस के धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल भी राहुल के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। मैंने कभी नहीं सुना कि डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा किसी को सुना दी जाए। ये केस किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है? विपक्ष के लोगों को समाप्त करो, उनकी राजनीतिक पार्टियों को बंद करो, उनको जेल में डालो, उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कराओ और सब कुछ बर्बाद कर दो। इसी काम में लगे हुए हैं। दिल्ली और मोदी समाज को गाली देने का काम करते हैं और आज कोर्ट ने जो निर्णय दिया है समाज के पक्ष में और 2 साल की उनको सजा दी है, उससे कांग्रेस और राहुल गांधी इस समाज से माफ़ी उनको मांगनी चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी की। राहुल को सजा होने के बाद लखनऊ में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल की तस्वीर हाथ में लेकर सड़क पर बैठ गए। सूरत से राहुल के लिए चुभने वाली खबर आई
तो वाराणसी से एक अच्छी खबर भी आई। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के लंदन वाले बयान पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों पर चुभने वाला पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 साल में यूपी में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई और अब यहां के नौजवानों को राज्य के बाहर जाने पर खुद को यूपी का बताने में हिचक नहीं होती। सीएम योगी ने लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटने के एक कार्यक्रम में तमाम बातें कही और कहा कि मिशन रोजगार पीएम मोदी के युवाओं से जुड़े सपनों को उड़ान देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग सोचते थे कि क्या यूपी कभी सुधर पाएगा, लेकिन 6 साल बाद प्रदेश की बदली हुई तस्वीर सामने। लखनऊ में रोजगार वाला मेला लगा और सीएम योगी ने 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। मौका इस वजह से खास था क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन भी था। सीएम योगी ने युवाओं को बधाई दी और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। कार्य पद्धति में जितनी पारदर्शिता आएगी, उस पारदर्शिता को उस राज्य के परसेप्शन में बदलने में फिर देर नहीं लगती है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किए गए मिशन रोजगार की तारीफ की और इसे युवाओं के सपने को उड़ान देने वाला बताया। दावा किया कि पिछले 6 सालों में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित 43 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग से कोचिंग प्राप्त की और फिर उनका चयन भी इस प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के जिन युवाओं के सामने 6 साल पहले तक पहचान का संकट खड़ा होता था, उन्हें अब राज्य से बाहर जाकर यूपी के बारे में बात करने से हिचकना नहीं पड़ता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन में और तेजी आ गई है। आज अतीक के करीबियों और मददगारों की अवैध प्लॉटिंग और गैर कानूनी निर्माण पर जमकर बुलडोजर चला है। प्रयागराज के करेली इलाके के कई गांवों में यह कार्रवाई हुई। 2 दिनों तक ये एक्शन जारी रहेगा। कार्रवाई की जद में आने वालों में अतीक अहमद का साढ़ू इमरान जई और अकाउंटेंट असाद अहमद भी शामिल। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके गिरोह पर सरकारी अमले का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में इस बार अतीक के करीबियों और मददगारों की अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अतीक अहमद के जो करीबी हैं, जो मददगार हैं, उनकी संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। 1, 2 और 3 मार्च को अतीक अहमद के करीबियों के घर पर बुलडोजर चला था। इसके साथ साथ 2 दिन पहले वारदात में शामिल शूटर गुलाम अहमद के आलीशान मकान को गिराया गया था और आज अतीक अहमद के करीबियों के घर जो जगहें हैं, जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग है, जो अवैध निर्माण है, उन पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रयागराज करेली इलाके के कई गांवों में किए गए अवैध निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कई बुलडोजर दिन भर गरजते दिखाई दिए। बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार 2 दिनों तक जारी रहेगी। जिन लोगों की अवैध प्लॉटिंग पर बने निर्माण को बुलडोजरों के जरिए गिराया जा रहा है, उनमें अतीक अहमद के कई करीबी और रिश्तेदार भी शामिल हैं। लखनपुर है, सैदपुर है, बख्शी बोड़ा है, जो तमाम गांवों की तरफ अवैध तरीके से प्लॉटिंग की है। अतीक अहमद के करीबियों में अतीक अहमद का साढ़ू इमरान जई शामिल है, उसका अकाउंटेंट का काम देखने वाला असाद अहमद शामिल है। तो तमाम करीबी हैं जिन्होंने अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रखे थे। इन प्लॉटिंग्स पर निर्माण भी कराए गए थे, तो बुलडोजरों के जरिए इन्हें जमींदोज किया जा रहा है। इससे पहले अतीक के 3 करीबियों के घर पर बुलडोजर चल चुका था और इस तस्वीर ने बता दिया कि अतीक के जितने भी करीबी हैं, उन तक ये बुलडोजर बारी बारी से पहुंचेगा। उधर अतीक के दफ्तर से 72 लाख रुपए मिलने के मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है।
अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपए बरामद होने के मामले की जांच भी ईडी करेगी। ईडी ने इस बारे में प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपए बरामद होने के मामले में ईडी के अधिकारी जेल जाकर उनका भी बयान दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के बयान में जो नाम सामने आएंगे उनके आधार पर अतीक अहमद और परिवार के लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जिन 5 आरोपियों को दफ्तर पर एक्शन के बाद गिरफ्तार किया गया, ईडी अब उनसे पूछताछ कर सकती है। जरूरत पड़ने पर ईडी की टीम साबरमती जेल में बंद अतीक से भी जाकर पूछताछ कर सकती है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। बात प्रधानमंत्री मोदी के मिशन काशी की करते हैं। कल पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहां वो आम लोगों को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। सबसे ज्यादा चर्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की है, जिसकी पीएम मोदी नींव रखेंगे। 5 घंटे के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी 28 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ये योजनाएं 1780 करोड़ की लागत की हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि संबोधन से 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा सियासी संदेश सामने आ सकता है। नवरात्र का मौका है और पीएम मोदी सौगातों का पिटारा लेकर एक बार फिर काशी पहुंचने वाले हैं। 24 मार्च को काशी में पीएम का 1 दिवसीय दौरा होगा, जहां वो 1780 करोड़ की 28 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के काशी पहुंचने से पहले बनारस के हर चौराहे को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। जिस रूट से पीएम गुजरेंगे वहां पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरेंगे उस रूट को पूरी तरह से भगवा किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जब पुलिस लाइन से इस रास्ते गुजरेंगे तो पूरे रास्ते पर काशी की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम पे फूलों की वर्षा करेंगे। आप देख सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त की गई है। सभी चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पीएम जब भी काशी पहुंचते हैं कुछ न कुछ सौगात साथ में जरूर लाते हैं, लेकिन इस बार मौका नवरात्रि का है तो माहौल भी अलग है। जिन 8 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होना है उनमें अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी सौगात मिलेगी, जबकि सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के फेज 2 और फेज 3 के आधुनिकीकरण की भी सौगात मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परियोजना समेत कई सौगात पीएम मोदी काशी वासियों को देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जो सबसे अहम योजना की सौगात दी जाएगी उसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, जिसका मॉडल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। पीएम मोदी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से काशी वासियों को योजनाओं की सौगात देंगे। यहाँ वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि संपूर्णानंद स्टेडियम का एक ग्राउंड है, जहां पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ काशी की जनता को 1780 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी करीब 5 घंटे गुजारेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर करीब 3 बजे तक वो महादेव की नगरी में होंगे। माना जा रहा है कि यहाँ से पीएम मोदी 24 के चुनाव का बड़ा संदेश दे सकते हैं। मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, यहाँ आना क्या, उनको तो हमेशा आना जाना चाहिए। लोगों के सुख दुख में रहना चाहिए, बनारस की सारी समस्याओं से उनको रूबरू होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। और ये सब जो फूल माला ये सब तो ढकोसलेबाजी है और केवल ड्रामेबाजी है। प्रधानमंत्री वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स शामिल होंगे। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।